अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सईद प्राचा। हम कुछ दिनों से एक टॉपिक पढ़ रहे थे लैटरल प्लेट मेसोडर्म से रिलेटेड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि चिक की एम्ब्रियो की और कहने के फ्रॉग के एम्ब्रियो और ह्यूमन एम्ब्रियो से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ रहे थे फार्मेशन ऑफ हार्ट, मतलब अगर आप समझना चाहें तो कि फार्मेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसे होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो ये एक बेहतरीन वीडियो है जिसमें आपको समझ आ सकती है। तो हमने फार्मेशन ऑफ हार्ट कर लिया कंप्लीट, और फार्मेशन ऑफ हार्ट में हमने लूपिंग ऑफ हार्ट ट्यूब, मतलब ये दो लेक्चर हुए थे फार्मेशन ऑफ हार्ट के। एक जिसमें जस्ट पहले टिश्यू डिफरेंशिएशन थी, फिर और जो मायोकार्डियल ट्यूब थी यानी कि हार्ट ट्यूब थी उसकी फार्मेशन थी। फिर अगला लेक्चर एक था जिसमें लूपिंग ऑफ, ठीक है, हार्ट ट्यूब था। अब ये तीसरा लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम फार्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और साथ ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इसे वेस्क्यूलोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम ब्लड आइसलैंड्स। जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी फॉर्मेशन और जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है, इनके लिए जो ओरिजिन है या स्टम सेल है जिससे ये फॉर्मेशन होती है, ये दोनों का कॉमन ओरिजिन होता है, ठीक है। मतलब कॉमन प्रिकॉसर होता है जिसका नाम होता है हीम एंजियोब्लास्ट। हीम एंजियोब्लास्ट, हीम टर्म किसके लिए है? ब्लड के लिए, और एंजियो टर्म ब्लड वेसल या हार्ट के लिए है। तो हीम एंजियोब्लास्ट वो स्टम सेल्स हैं जिनसे ब्लड वेसल भी बनेगी और हार्ट जो ब्लड सेल्स हैं वो भी क्या होंगे? बनेंगे। द ब्लड वेसल फॉर्मेशन इज़ इंटीमेटली कनेक्टेड टू ब्लड सेल फॉर्मेशन, कि जो ब्लड वेसल की फॉर्मेशन है वो ब्लड सेल की फॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड होती है। Indeed, blood vessels and blood cells are believed to share a common precursor। दोनों का precursor क्या है? कॉमन है, जिसे क्या कहते हैं? हीम एंजियोब्लास्ट, ठीक है। Not only do blood vessels and blood cells share common site of origin, but mutation of certain transcription factor in mice and zebrafishes will delete both blood cells and blood vessels। कहते हैं ना सिर्फ ये इनकी कह लो कि कॉमन ओरिजिन होता है, बल्कि अगर फॉर एग्जांपल इस कॉमन ओरिजिन पर कुछ चंद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को आप म्यूटेंट कर लें, यानी कि उनकी जीन को आगे म्यूटेंट कर लें, तो आप देखेंगे कि वो जो जिस ऑर्गेनिज्म में करेंगे उसमें ना ब्लड सेल्स बनेंगे और ना ब्लड वेसल बनेंगे। लाइक माइस में आप ये करके चेक कर सकते हैं। In addition, the earliest blood cells and the earliest capillary cells share many of same rare protein on their cell surface। कि जो सबसे पहले ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर कई कॉमन प्रोटीन्स होती हैं जो कि वो आपस में शेयर करते हैं, और रेयर प्रोटीन है वो, ठीक है। अब देखिए कि ये डायग्राम है, इसमें सबसे पहले शो हो रहा है एपीब्लास्ट। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप जानते हैं चिक की और ह्यूमन की एपीब्लास्ट से होती है, और एपीब्लास्ट में प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, वहाँ से सेल निकलते हैं और वो मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सारा कुछ बनाते हैं। तो एपीब्लास्ट पहले तो प्रिमिटिव स्ट्रीक से इनग्रेस होकर अंदर आएंगे तो क्या बनाएंगे? मेसोडर्म बनाएंगे, ठीक है। और मेसोडर्म के बाद एक ग्रोथ फैक्टर उसके ऊपर अटैक करेगा विच इज़ कॉल्ड बीएमपी, ठीक है। वो ग्रोथ फैक्टर उसे किस में तब्दील करेगा? हीमेंजियोब्लास्ट में। और फिर उसके बाद जो हीमेंजियोब्लास्ट है वो डिवाइड होगा दो तरह के सेलों में। एक प्लूरिपोटेंशियल हीमेटोपोइटिक स्टम सेल है जो कि आपके बोन मैरो में होता है, ठीक है। प्लूरिपोटेंशियल हीमेटोपोइटिक स्टम सेल, ये प्लूरिपोटेंशियल हीमेटोपोइटिक स्टम सेल से मुराद ये है कि ये ऐसा स्टम सेल है विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म मैनी टाइप ऑफ सेल। इसमें कई तरह के सेल बनाने की एबिलिटी होती है, बट सारे सेल बनाने की एबिलिटी नहीं होती। मतलब ये पूरी बॉडी के तमाम तरह के सेलों को नहीं बना सकता। अगर इसका नाम हीमेटोपोइटिक है, इट मीन्स ये तमाम तरह के ब्लड सेल्स को बना सकता है, आइदर वो वाइट ब्लड सेल्स हों, रेड ब्लड सेल्स हों या प्लेटलेट्स हों, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंजियोब्लास्ट। अब एंजियोब्लास्ट जो से ये वो स्टेम सेल्स हैं जिन्होंने ब्लड वेसल्स बनानी है। अब आप देख सकते हैं एंजियोब्लास्ट तब्दील हो गया एंडोथेलियल में, और एंडोथेलियल के ऊपर फिर मेसोडर्मल लेयर बनेगी जो कि स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू बनाएंगे किसके? ब्लड वेसल के। जैसे कि वेन में या आर्टरी में आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह 3 लेयर होती हैं। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की होती है, एक मिडल लेयर होती है जो स्मूथ मसल्स की होती है और इलास्टिक टिश्यू होते हैं उसमें, और एक बिल्कुल इनर लेयर होती है जिसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं। तो मेन चीज़ एंडोथेलियल लेयर बनती है जो कि कॉन्टीन्यूस होती है। हार्ट के अंदर यही एंडोथेलियल लेयर एंडोकार्डियम कहलाती है, और ब्लड वेसल्स के अंदर यही लेयर जो है वो एंडोथेलियल लेयर कहलाती है, और ये कॉन्टीन्यूस होती है विद हार्ट, ठीक है। इसमें कोई डिसकॉन्टीन्यूसी नहीं आएगी। और ब्लड कैपिलरी में तो होती है सिंगल लेयर है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर वो वेन
और आर्टरी बनेंगे तो इसके ऊपर ही क्या होगा कि मतलब स्मूथ मसल के टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो से हैं वो मेसोडर्मल लेयर से बनेंगे। जबकि दूसरी तरफ देखें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिवाइड होंगे, लिम्फाइड स्टेम सेल्स बनाएंगे, रेड ब्लड स्टेम सेल्स बनाएंगे। ठीक है, अब लिम्फाइड स्टेम सेल से मुराद लिम्फोसाइट सेल से मुराद बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट वगैरह हैं, और दूसरे ब्लड सेल से मुराद है यहाँ पर मतलब रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, बेसोफिल्स आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम तरह के सेल बनाएंगे। नेक्स्ट देखें, जब ब्लड वेसल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय टू प्रोसेसेस, ये दो प्रोसेस से कंस्ट्रक्ट होती है। एक प्रोसेस है जी वेस्क्यूलोजेनेसिस और दूसरा प्रोसेस है जी एंजियोजेनेसिस। ठीक है, वेस्क्यूलोजेनेसिस यानी कि ये एक मतलब तरीक़ाकार है। ठीक है, ये क्रिएट करता है डिनोवो फॉर्म को लेटर प्लेट मेसोडर्म से, मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसमें लेटर प्लेट मेसोडर्म से ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट फेज़ ऑफ वेस्क्यूलोजेनेसिस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्प्लेंचिक मेसोडर्म होंगे सेल्स के, वो स्पेसिफाइड होंगे टू बिकम हेमेंजियोब्लास्ट सेल, और फिर जो प्रिकॉसर है बोथ ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल के, फिर ये जो सेल है ये कंडेंस होंगे इन एग्रीगेट एंड दैट आर ऑफन कॉल्ड ब्लड आइसलैंड। जब ये सेल मतलब पहले तो सेल अपीयर हुए हैं लेटर प्लेट मेसोडर्म में और स्पेसिफाइड हो गया किस में, हेमेंजियोब्लास्ट में। फिर वो हेमेंजियोब्लास्ट लेटर प्लेट मेसोडर्म में जहाँ जहाँ होंगे वहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे एक रीजन में, और जिस रीजन में वो सेलों का एक कट सा बन जाएगा, एक ग्रुप सा बन जाएगा, दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड ब्लड आइसलैंड। और जो ब्लड आइसलैंड है उसमें क्या होगा, जो इनर सेल होंगे ब्लड आइसलैंड के दे बिकम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और जो प्रिकॉसर होंगे ऑल ऑफ द ब्लड सेल्स के, और जबकि जो आउटर रीजन है वो क्या बन जाएगा, एंजियोब्लास्टिक होगा, जो प्रिकॉसर होगा तमाम तरह के ब्लड वेसल्स में। फिर सेकंड फेज़ में क्या होगा वेस्क्यूलोजेनेसिस की, दो एंजियोब्लास्टिक मतलब मल्टीप्लाई करेंगे स्टेम सेल्स और डिफ्रेंशिएट होंगे एंडोथीलियल में, जो कि इनर लाइनिंग बनाएंगे ब्लड वेसल्स में। और थर्ड फेज़ में क्या होगा, जो एंडोथीलियल सेल हैं फॉर्म ट्यूब्स, वो ट्यूब बनाएंगे और आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे टू फॉर्म प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सिस। सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर जो कैपिलरी का नेटवर्क है वो बनेगा। ठीक है, थर्ड फेज़ में। तो इस तरह ये आपके पास 3 फेज़ बन जाएंगे किसके, वेस्क्यूलोजेनेसिस के। फिर दूसरा एंजियोजेनेसिस, इन सेकंड प्रोसेस द एंजियोजेनेसिस द प्राइमरी नेटवर्क विल बी रिमॉडल्ड, वो क्या होगा, थोड़ा सा रिमॉडल्ड होगा एंड टर्न्ड इनटू डिस्कनेक्टेड कैपिलरी ब्लड, और इसके अलग अलग कैपिलरी ब्लड बनेंगे बॉडी में, आर्टरीज़ के बेड बनेंगे और वेंस के बेड्स बनेंगे, मतलब अलग अलग, मतलब बॉडी के एक ऑर्गन में अलग कैपिलरी बेड है, दूसरे ऑर्गन में अलग कैपिलरी बेड है, और वेंस और आर्टरीज़ के भी बेड्स हैं। फिर क्या होंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट कैपिलरी नेटवर्क ऑफ ईच ऑर्गन अराइज विद इन द ऑर्गन इटसेल्फ। हाँ, ये सबसे अहम बात है कि आपको ये मैं बताऊँ कि हर ऑर्गन में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो उस ऑर्गन के अंदर ही बनी है, यानी कि एंजियोब्लास्टिक स्टेम सेल्स उस ऑर्गन के अंदर गए हैं और अंदर से ब्लड वेसल्स बनाई हैं और बाहर वाले ब्लड वेसल के साथ उनका कनेक्शन बना है। ठीक है ना, आर नॉट एक्सटेंशन ऑफ लार्जर वेसल, मतलब आप ये ना सोचें कि पहले आर्टरी बनी होगी, फिर आर्टरी ऐसे मतलब फैलती जा रही होगी, वेंस बन गई होंगी, कैपिलरीज बन गई होंगी, नहीं, कैपिलरी अलग बनेंगी ऑर्गन्स के अंदर, आर्टरीज अलग बनेंगी, वेंस अलग बनेंगी। बस कैपिलरी की एक साइड जो सी है आर्टरीरियल आर्टरी के साथ कनेक्टेड होगी, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होगा ऑर्गन में और ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देकर, जबकि दूसरी साइड जो है वो कनेक्ट हो जाएगी किससे, वेन से। यानी कि ब्लड वेसल्स बन रही हैं ऑर्गन के अंदर और मुख्तलिफ जगह पर, फिर बाद में वो इंटरकनेक्ट हो रही हैं। द एग्रीग्रेशन ऑफ हेमेंजियोब्लास्ट इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन इज़ क्रिटिकल स्टेप इन एमनियोटिक डेवलपमेंट। हाँ, कुछ जो एमनियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें ये हेमेंजियोब्लास्ट कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन में, जैसे एमनियन है, ठीक है, एलेंटॉइस है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन है, इनमें से किसी पे ये ब्लड आइसलैंड इकट्ठे हो सकते हैं, और कुछ में यॉक में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, फॉर द ब्लड आइसलैंड द लाइन ब्लड आइसलैंड दैट लाइन द यॉक सैक, ब्लड आइसलैंड के लिए जो यॉक सैक को लाइन कर रही है, जिसे वेटलाइन यानी कि फेलोमेसेंट्रिक लाइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और उससे मतलब फेलोमेसेंट्रिक लाइनिंग जो होती है उसके अंदर वेन्स होती हैं। ठीक है, वहाँ से ब्लड आइसलैंड उन वेन्स से इकट्ठे होते हैं एंड ब्रिंग न्यूट्रेंट टू द एम्ब्रियो, वो वहाँ से मतलब क्या करते हैं, न्यूट्रेंट्स लेते हैं यॉक से और ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस को टू एंड फ्रॉम साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज।
मतलब ब्लड वेसल सबसे पहले कहाँ पर बनेंगी, यॉर्क में, और यॉर्क से वो कनेक्शन बनाएंगे किसके साथ, एम्ब्रियो के साथ, और एम्ब्रियो को यॉर्क से न्यूट्रिएंट देंगी और एम्ब्रियो से वेस्ट लेके यॉर्क में स्टोर करती रहेंगी, और साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी जहाँ हो रहा है वहाँ से क्या होंगी, कनेक्ट होंगी। फिर दीज सेल्स फर्स्ट सीन इन एरिया ओपेका ऑफ द चिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर आप चिक एम्ब्रियोजेनेसिस में देखें तो सबसे पहले ये सेल एरिया ओपेका में नजर आएगा बेटा। फिर एरिया ओपेका वो रीजन होता है जहाँ से जो एपिब्लास्ट होती है या जो ब्लास्टोडर्म होती है वो उसके जो मार्जिन होते हैं, मार्जिन यॉर्क के साथ अटैच होते हैं, जो जोना जंक्शन है यानी कि जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, उस एरिया ओपेका कहते हैं। कहते हैं सबसे पहले ये सेल वहाँ पर नजर आएंगे। एंड वैन द प्रिमिटिव स्ट्रीक इज़ एट इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक अपने फुल एक्सटेंट पे पहुंचेगी तब ये नजर आएंगे। एंड दीज कॉर्ड्स ऑफ हेमेंजियोब्लास्ट सून बिकम हॉलो, कहता है फिर ये कॉर्ड्स बनेंगी, फिर बीच में से खोखली हो जाएंगी, और आउटर सेल्स जो उनसे होंगे बिकम फ्लैट एंडोथेलियम सेल लाइनिंग, जो बाहर वाले ब्लड वेसल के सेल होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे और वो लाइनिंग बनाएंगे ब्लड वेसल की, जो कि सेंट्रल सेल होंगे ब्लड आइसलैंड के वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे एम्ब्रियोनिक ब्लड सेल्स में, ठीक है। मतलब वो सेल जिसके बारे में ब्लड आइसलैंड की बात कर रहा था, तो कि ब्लड आइसलैंड्स क्या करेंगे, पहले कॉर्ड्स बनाएंगी, क्या बनाएंगी, कॉर्ड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कॉर्ड्स या आइसलैंड बीच में से खोखले होंगे, जो खोखले होने के बाद वो सेल जो कि सेंटर में रह जाएंगे वो ब्लड सेल्स, एम्ब्रियोनिक ब्लड सेल्स बना देंगे, और वो जो कि किनारों पे रह जाएंगे वो एक ब्लड वेसल बना देंगे, उसकी मतलब वॉल बना देंगे एंडोथेलियल। As the blood island grows, they eventually merge to form the capillary network, कहते हैं जैसे ये ग्रो करेंगे ये आपस में जुड़ जाएंगे और कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगे, दैट drained into two वेटलाइन वेन्स, जो कि जुड़ जाएंगे जाके दो वेटलाइन वेन्स में, जो ब्रिंग करेंगी फूड को और ब्लड सेल्स को टू द न्यूली फॉर्म हार्ट। मतलब ये सब कुछ फॉर्मेशन यॉर्क के अंदर होगी, और यॉर्क से ये बन के कहाँ पर आएगा, एम्ब्रियो में और हार्ट में आएंगे, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक एंडोडर्म है, इसके ऊपर बेटा एपिब्लास्ट होगी या एक्टोडर्म होगी, बीच में ये कैविटी होगी, और ये एंडोडर्म है जो लाइन कर रही है किसको, यॉर्क सेल को, ठीक है। यॉर्क सेल में ये मीजनकाइम टाइप सेल मौजूद हैं यॉर्क की एरिया में। इसमें से कुछ सेल जो उनसे वो मॉडिफाइड हुए हैं और एंजियोप्लास्टिक स्टेम सेल बना दिए या एंजियोजेनेटिक क्लस्टर बना दिए हैं, ठीक है। मतलब जिसे आप ब्लड आइसलैंड्स कह सकते हैं या हाँ ब्लड आइसलैंड्स कह सकते हैं। ये पहले तो सारे के सारे भरे हुए हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज पे देखें ना बीच में से खोखले हो गए हैं, ठीक है। कुछ सेल ऐसे हैं जो कि किनारों के दीवारें बना रहे हैं, जिन्हें एंडोथेलियल सेल कह सकते हैं, ब्लड वेसल बनाएंगे, और कुछ सेल जो है वो सेंटर पे रह गए, ये प्रिमिटिव ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। आप ये एक ना इसकी माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देख सकते हैं, ये मीजनकाइमल सेल है, ये यॉर्क सैक है सारी की सारी, ठीक है, और इसके बीच में ये क्या है, ये ब्लड सेल्स बन रहे हैं, इन्होंने ब्लड वेसल्स वगैरह बना देनी है, ठीक है। और ये आपको साथ ही स्ट्रक्चर नज़र आ रही है एक एम्ब्रियो की, जो कि वाइल्ड टाइप नेचुरल है, और एक म्यूटेंट है, और उसके इफेक्ट भी नज़र आ रहे हैं। देखिए ज़रा, एक अनडिफ्रेंशिएटेड मीजनकाइम है कंडेंस टू फॉर्म, वो कंडेंस होगी और क्या बनाएगी, एंजियोजेनेटिक क्लस्टर, ये एंजियोजेनेटिक क्लस्टर बना रही है। एंड द सेंटर ऑफ दीज क्लस्टर फॉर्म द ब्लड सेल, जो सेंटर होगा वो ब्लड सेल्स बना देगा। एंड द आउटसाइड ऑफ क्लस्टर डेवलप इनटू ब्लड वेसल एंडोथेलियल सेल, और जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो एंडोथेलियल सेल यानी कि ब्लड वेसल बना देगा। जो ये मतलब ये डी वाली डायग्राम है, ये फोटोग्राफ है ह्यूमन ब्लड आइसलैंड की, जो कि मीजोडर्म सराउंड कर रही है यॉर्क सैक को। ह्यूमन में जो यॉर्क सैक होती है वो मतलब न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए नहीं बनती, बट वो एक सीडो यॉर्क सेल सैक होती है, जो कि इन्हीं तरह के ब्लड वेसल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। अदरवाइज़ यॉर्क की ह्यूमन में या मैमल में ज़रूरत नहीं होती। फिर यॉर्क सैक ऑफ वाइल्ड टाइप माउस, ठीक है, लिटरमेट हेट्रोजाइगस फॉर फंक्शन म्यूटेशन ऑफ वीजीएफ, कहते हैं एक जीन है वीजीएफ जो कि वेस्कुलोजेनेसिस करवाती है उसकी, ठीक है, म्यूटेशन वाली एक तो वाइल्ड टाइप है, और एक जो ई डायग्राम है दूसरी जो उनसे वो म्यूटेंट टाइप दिखा रही है, मतलब ये म्यूटेंट टाइप और ये वाइट टाइप। जो म्यूटेंट टाइप होगी उसमें जो एम्ब्रियो होगा वो लैक करेगा ब्लड वेसल्स को, उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होगी, और यॉर्क सैक में, और ये एम्ब्रियो क्या होगा, डाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जी आगे वो ग्रोथ फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेस्कुलोजेनेसिस में, तीन ग्रोथ फैक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ दीज इज़ द बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, FGF2। ये रिक्वायर्ड होता है फॉर जनरेशन ऑफ हिमेंजियोब्लास्ट फ्रॉम द स्प्लेंचिक मेसोडर्म। जो स्प्लेंचिक मेसोडर्म है वो तो पहले सिंपल स्प्लेंचिक मेसोडर्म होती है,
ठीक है। उससे स्प्लेंचिक मेसोडर्म को हीमेंजियोब्लास्ट में तब्दील करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है उसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। एंड व्हेन सेल फॉर्म क्वेल ब्लास्टोडिस्क आर डिसएसोसिएटेड इन कल्चर दे डू नॉट फॉर्म ब्लड आइसलैंड और एंडोथेलियल सेल। कहते हैं जब ये ब्लास्टोडिस्क में सेल मतलब हमें नज़र आ जाए कि इन्होंने बनाना है, अगर फर्स्ट करें आप उसे काट लेते हैं तो वो ब्लड आइसलैंड या एंडोथेलियल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, मतलब एक एम्ब्रियो से सेपरेट करके एक पैटी डिश में रख लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप उन जो सेलों को कल्चर्ड किया है उनके ऊपर FGF2 डाल दें तो फिर वो जो सेल होंगे जो कि आपने स्प्लेंचिक मेसोडर्म से काट के रखे थे वो खुद ब खुद तब्दील हो जाएंगे किस में, ब्लड आइसलैंड्स में और एंडोथेलियल सेल में। और FGF जो होती है वो सिंथेसाइज होती है इन चिक एम्ब्रियोनिक कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन, यानी कि वो मेम्ब्रेन जिसमें कोरियन और एलेंटॉइस जो उनसे वो आपस में जुड़ रही होती हैं, इनके मिलने से मेम्ब्रेन बनती है, वहाँ पर ये FGF2 सिंथेसाइज होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वेस्कुलराइजेशन ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू में ब्लड वेसल फैलती हैं या बनती हैं उसके लिए ये FGF2 क्या होता है, पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखे ज़रा। अब ये मेसोडर्मस सेल है। अब ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर डायग्राम में ये हर सेल की लिपिड बाइलेयर दिखाई गई है और लिपिड बाइलेयर में ये एम्बेडेड प्रोटीन है, मतलब इनमें से कोई भी एक सेल पकड़ लें उसकी ये लिपिड बाइलेयर, उसमें ये एम्बेडेड प्रोटीन है। अब हुआ क्या है, FGF2 ग्रोथ फैक्टर अटैच हुआ है FGF रिसेप्टर के साथ, और FGF रिसेप्टर ने अंदर किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लाया जिसकी वजह से जो सिंपल मेसोडर्मस सेल थे स्प्लेंचिक मेसोडर्म वो मॉडिफाइड हो गया किस में, हीमेंजियोब्लास्ट में। ये देख सकते हैं आप, हीमेंजियोब्लास्ट बन के। ठीक है, तो ये पहले ग्रोथ फैक्टर का इफेक्ट है। अभी हम बात करते हैं दूसरे ग्रोथ फैक्टर की। ठीक है, दूसरा ग्रोथ फैक्टर जो कि इन्वॉल्व होता है, सेकंड प्रोटीन इन्वॉल्व इन वेस्कुलोजेनेसिस इज वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF। जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होती है ये अनेबल करती है डिफरेंशिएशन ऑफ एंजियोब्लास्ट एंड देयर मल्टीप्लिकेशन टू फॉर्म एंडोथेलियल ट्यूब। मतलब हीम एंजियोब्लास्ट बन गया, अब उसमें ब्लड सेल्स और एंजियोब्लास्टिक सेल दोनों तरह के सेल्स मौजूद हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये जाके एंजियोब्लास्टिक सेल और ब्लड सेल की डिफरेंशिएशन करवाएगा, मतलब सिंपल हीम एंजियोब्लास्ट को डिवाइड करवाएगा और दो कैटेगरी के सेल बनवाएगा, एक वो जो कि एंजियोब्लास्टिक स्टेम सेल्स होंगे और एक वो जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होंगे। तो एंजियोब्लास्टिक स्टेम सेल्स बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल VEGF है, यानी कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और ये ऐसे एंडोथेलियल ट्यूब बनाता है जो आगे जाकर ब्लड वेसल बनाएगी। तो VEGF सिक्रेटेड बाय मेसेनकाइमल सेल नियर द ब्लड आइसलैंड, ये उन सराउंडिंग जो मेसेनकाइमल सेल हैं जहाँ पर ब्लड आइसलैंड है वहीं से सिक्रेट होंगे। एंड द हिमेंजियोब्लास्ट एंड एंजियोब्लास्ट हैव रिसेप्टर फॉर VEGF। हीम एंजियोब्लास्ट और एंजियोब्लास्ट दोनों के लिए इसके पास क्या है, इस दोनों के पास इसके लिए क्या है, रिसेप्टर हैं। मतलब पहले हीम एंजियोब्लास्ट के सेल्स के रिसेप्टर के साथ VEGF अटैच होगा और वो एंजियोब्लास्ट में क्या होगा, तब्दील हो जाएगा। If mouse lack the gene encoding for VEGF or the major receptor of VEGF, which is FLK1 receptor tyrosine kinase, the yolk sac blood island fail to appear। कहता फॉर एग्जांपल एक माउस है, उसमें या तो VEGF प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन है वो म्यूटेंट हो गया है, या इसके जो रिसेप्टर बनाने वाली जो जीन है वो म्यूटेंट हो गया है। तो नतीजे में म्यूटेशन के नतीजे में उस एम्ब्रियो के यॉर्क सैक के अंदर आपको ब्लड आइसलैंड्स नज़र नहीं आएंगे और वेस्कुलोजेनेसिस का तो सवाल नहीं पैदा होता। द माइस लैकिंग जीन फॉर सेकंड रिसेप्टर ऑफ VEGF, जो दूसरा रिसेप्टर है, पहला रिसेप्टर था FLK1 और दूसरा रिसेप्टर है FLT1। ठीक है, ये भी टायरोसिन काइनेज है। हैव डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोथेलियल सेल एंड ब्लड सेल्स बट दीज सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लड वेसल। कहता है कि अगर दूसरा रिसेप्टर है, मतलब पहला रिसेप्टर ठीक है ये वाला, और VEGF उसके साथ अटैच हो गया है, तो हीम एंजियोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट होगा, ब्लड आइसलैंड्स और एंजियोब्लास्ट दोनों बन जाएंगे, लेकिन वो बाद में आपस में जुड़ के ब्लड वेसल्स में तब्दील नहीं होंगे। ठीक है, ज़रा डायग्राम देखिएगा। अब देखें ना, यहाँ पर ये VEGF है, पहले VEGF अपने रिसेप्टर 1 पे अटैच हुआ है FLK1 पर, तो नतीजे में हीम एंजियोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट हो गया दो सेलों में, और जो दूसरा सेल है उसने क्या बनाया, एंडोथेलियल सेल। और फिर VEGF उन एंडोथेलियल सेल के रिसेप्टर 2 पे FLT1 पे अटैच हुआ है, और नतीजे में वो एंजियोब्लास्टिक सेल डिवाइड हुए हैं एंडोथेलियल में, और एंडोथेलियल ने मिलकर क्या किया, ब्लड वेसल्स बना दिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप इससे आगे फिर चलेगा। ठीक है, उसमें थर्ड ग्रोथ फैक्टर आ जाएगा। तीसरा ग्रोथ फैक्टर देखते हैं क्या है। अ थर्ड ग्रोथ फैक्टर इज़ द एंजियोपोइटिन
Angiopoietin is the protein which is responsible for interaction of endothelial cell and to form endothelial tube। जो एंडोथेलियल ट्यूब होती है उसके बनाने के लिए ज़रूरी होती है, और मतलब ये मेडिएट करते हैं इंट्रैक्शन को बिटवीन एंडोथेलियल सेल और पेरिसाइट्स को, जो कि सराउंडिंग सेल हैं, स्मूथ मसल लाइक सेल्स होती हैं। एंड दिस रिक्रूट टू कवर दैम, और वो अपने तरह के पेरिसाइट्स को रिक्रूट करते हैं ताकि एंडोथेलियम के ऊपर क्या कर दें, कवर कर दें। अगर फॉर एग्जांपल म्यूटेशन हो गया एंजियोपोइटिन 1 में या उसके रिसेप्टर में, तो नतीजे में ब्लड वेसल्स नहीं बनती, और ऐसी ब्लड वेसल्स बन सकती हैं जिसमें सिर्फ एंडोथेलियल सेल होती है या कनेक्टिव टिश्यू क्लियर होगी बट स्मूथ मसल्स नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ज़रा आप थर्ड वाला, एंजियोपोइटिन 1 अटैच हो रहा है अपने रिसेप्टर TIE2 के साथ, और नतीजे में क्या हुआ है कि जो एंडोथेलियल सेल हैं उन्होंने अपने सराउंडिंग सेलों के साथ इंट्रैक्शन बनाया है, और नतीजे में पेरी एंडोथेलियल सेल उसके साथ जुड़ गए हैं, जो बाद में ब्लड वेसल्स में क्या होंगे, तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ग्रोथ रिसेप्टर हैं जो कि ये सारा काम करेंगे। अब दोबारा फिर एंजियोपोइसिस में या एंजियोजेनेसिस में फिर से जो पहले दूसरे वाला ग्रोथ फैक्टर था VEGF, इस स्टेज के बाद दोबारा से वो अपने रिसेप्टर पे FLT1 पे अटैच होगा, जो यहाँ पर भी अटैच हुआ है, और जो ब्लड वेसल यानी कि आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन्स बनी थी वो आपस में क्या होंगी, इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, इंटरकनेक्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। अच्छा, इंटरकनेक्शन में 2 और रिसेप्टर भी हैं, PDGF वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है, और TGF बीटा। ठीक है, TGF बीटा वो भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, मतलब इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में। अच्छा, ये यहाँ पर एक और ग्रोथ फैक्टर है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, जिसे TGF बीटा के तौर पर दिया जा रहा है, जो कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर यह है TGF बीटा। ठीक है, ये अटैच होगा ऑन TGF बीटा रिसेप्टर पर, उन्हीं सेलों पर जो कि ब्लड वेसल्स में यानी कि आर्टरी या कैपिलरी में तब्दील हो गए हैं, और ये क्या करेगा, इन्हांस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ VEGF। ठीक है, और नतीजे में जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें आपस में अटैचमेंट होने की और वैस्कुलोजेनेसिस को मोर स्टेबलाइज करने में मदद देगा। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं द ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर ये प्रमोट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ मेजर रेगुलेटर ऑफ वेस्कुलरजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस को, जिसको VEGF कहते हैं, और VGEF जो उनसे ये मतलब ग्लाइकोप्रोटीन और इस पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद दूसरा एक और ग्रोथ फैक्टर आपको नज़र आ रहा है जिसका नाम क्या है, PDGF, यानी कि प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये भी ड्यूरिंग वेस्कुलरजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस में काम करेगा, और ये एक्ट करेगा, ठीक है, प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर के साथ। ठीक है, और उसकी फॉर्मेशन करवाएगा और स्टेबलाइजेशन करवाएगा न्यू ब्लड वेसल्स और रिक्रूटमेंट ऑफ पेरीवेस्कुलर सेल्स की। मतलब ये भी वही काम करेगा जो यहाँ पर VEGF या एंजियो, ठीक है, पोइटिन जो प्रोटीन है वो करवा रही है। अब ये दोनों मिलकर जो ब्लड वेसल्स बन के उनको मज़ीद स्टेबलाइज और आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स क्या होंगी, बन जाएंगी, और यहाँ तक आपका वेस्कुलोजेनेसिस जो है या एंजियोजेनेसिस जो है वो काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने बात करनी है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की, यानी कि हीमोपोइसिस की, कि ब्लड सेल्स किस तरह बनते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, स्टेम सेल्स कॉन्सेप्ट क्या है, मैनी adult tissue are formed such that once the cells are created and they are not expected to be replaced। कहते हैं कई अडल्ट टिश्यू बनते हैं जब से मतलब सेल उनके बनते हैं और फिर वो रिप्लेस नहीं होते, जैसे मोस्ट न्यूरॉन हैं, बोन्स हैं, फॉर इंस्टेंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ़ दे आर डैमेज और लॉस्ट। ठीक है, कई न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज या लॉस्ट हो जाए वो दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकते। लेकिन कई पॉपुलेशन सेल्स की ऐसी भी हैं जो कि कॉन्स्टेंटली डाइंग होती रहती हैं और बीइंग रिप्लेस्ड और मुसलसल रिप्लेस होती रहती हैं हर रोज़ के हिसाब से। वी लूज़ एंड रिप्लेस अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ स्किन सेल्स एंड अबाउट 10⁻11 रेड ब्लड सेल्स। इतने हमारे मतलब स्किन सेल डैमेज होते हैं और रेड ब्लड सेल डैमेज होते हैं। तो फिर वो उनकी जगह पर नए सेल्स कहाँ से आते हैं, उनकी जगह पर नए सेल्स बनाने के लिए हमारी स्किन के नीचे भी स्टेम सेल्स की एक पूरी लेयर होती है। ठीक है, और हमारे बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल्स की एक पूरी पॉपुलेशन मौजूद है। स्किन सेल्स आर स्लॉग्ड ऑफ एंड रेड ब्लड सेल्स आर किल्ड इन स्प्लेन। वेयर आर दे रिप्लेसमेंट कमिंग फ्रॉम, इनकी रिप्लेसमेंट कहाँ से आएंगी, दे आर कमिंग फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल।
स्टम सेल ऐसे सेल हैं जो कि कैपेबल होते हैं एक्सटेंसिव प्रोलिफरेशन के, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं एंड क्रिएट मोर स्टम सेल, और अपने जैसे मजीद स्टम सेल बनाते हैं, एज वेल एज मोर डिफरेंशिएटेड सेल प्रोजेनी, और फिर ये डिफरेंशिएटेड होते हैं, न्यू सेल प्रोजेनी बनाते हैं। एंड स्टम सेल्स इनफैक्ट अब पॉपुलेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, ये एम्ब्रियोनिक सेल की ऐसी पॉपुलेशन है जो कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस करती रहेगी सेल को, एंड दैट अंडरगोज फर्दर डेवलपमेंट, और वो सेल मजीद डेवलपमेंट के शिकार होंगे विद इन एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म अडल्ट हुआ है, बल्कि अडल्ट ऑर्गेनिज्म में भी वो डेवलपमेंट करते रहेंगे न्यू सेलों की। अगर हम एक अडल्ट वर्टिब्रेट की बात करें तो उसमें जो ये पॉपुलेशन होती है स्टेम सेल्स की, या ये रिटेन्ड होती है कुछ ख़ास जगह पर, मतलब उनके अंदर ये पॉपुलेशन रहती है अडल्ट वर्टिब्रेट में, और स्टेम सेल्स पॉपुलेशन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करती है मज़ीद स्टेम सेल्स को। जैसे आपकी स्किन के सेल्स स्टेम सेल डिवाइड होंगे, वो मज़ीद स्टेम सेल्स बनाएंगे ताकि स्टेम सेल की सप्लाई कभी ख़त्म ना हो, और फिर स्किन सेल भी बनाएंगे। इसी तरह आपके बोन मैरो जो से हैं वो भी मज़ीद डिवाइड होंगे, अपने जैसे बोन मैरो सेल भी बनाएंगे और न्यू ब्लड सेल्स भी बनाएंगे, और बोन अपने जैसे सेल बनाने का मकसद ये है कि कभी भी सप्लाई ख़त्म ना हो। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये पॉपुलेशन ऑफ मतलब सेल्स बनाते हैं जो कि फर्दर अंडर ग्रो होते हैं डेवलपमेंट को, ठीक है। और आवर ब्लड सेल्स, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट सेल्स, एपिडर्मस सेल्स इन मेल द स्पर्मेटोसाइट आर पॉपुलेशन इन स्टेडी स्टेट एक्विलिब्रियम इन विच द प्रोडक्शन बैलेंस सेल लॉस। कहता है कि हमारे अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल क्रिप्ट सेल हैं यानी कि एंडोथीलियम सेल हैं आपके इंटेस्टाइन के, या आपकी स्किन के एपिडर्मस है, या मेल के अंदर स्पर्मेटोसाइट्स हैं, उनके जो स्टम सेल्स हैं उनकी पॉपुलेशन हमेशा स्टेडी एक्विलिब्रियम में रहती है। और होता क्या है, जितने सेल मरते हैं उतने नए बन जाते हैं। इन मोस्ट केसेस द स्टम सेल्स can produce either more stem cells or more differentiated cell when the body equilibrium is stressed or injured by or environmented। कहता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ गया, या आपको चोट लग गया है स्किन के ऊपर, या आपका ब्लड लॉस हो गया, उस सूरत में आपके स्टेम सेल्स में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो मज़ीद डिवाइड हों और ज़्यादा स्टेम सेल्स बनाएं और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड सेल बनाएं ताकि उस स्ट्रेस को क्या किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये स्टेम सेल है, ये डिवाइड होगा तो अपने जैसे स्टेम सेल बनाएगा और कमिटेड सेल बनाएगा। अब जब ये कमिटेड सेल डिवाइड होंगे तो वो डिफरेंशिएटेड सेल बनाएंगे। अब कमिटेड वो स्टेम सेल हैं जो कि एक मखसूस टाइप के सेल को बना सकते हैं, उसके अलावा नहीं बना सकते। जैसे मैं एरिथ्रोब्लास्ट की बात करूँ, और एरिथ्रोब्लास्ट उनसे वो सिर्फ एरिथ्रोसाइट्स को बना सकते हैं, ठीक है। या मैं लिम्फोब्लास्टिक स्टेम सेल की या लिम्फाइड कॉलोनी की बात करूं तो वो सिर्फ लिम्फोसाइट्स को बना सकते हैं, यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट्स को, और दूसरे सेल नहीं बना सकते। या डेंड्रिक सेल जो हैं नेचुरल किलर सेल हैं उन्हें बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एक स्टेम सेल डिवाइड होगा, प्रोड्यूस करेगा अनदर स्टेम सेल्स को और एक कमिटेड सेल को, और कमिटेड सेल डिवाइड होगा बट इट्स प्रोजेनी विल फॉर्म वेरी रिस्ट्रिक्टेड, इसकी प्रोजेनी रिस्ट्रिक्टेड होगी और ये सिर्फ डिफरेंशिएटेड सेल टाइप को बनाएगा, अपने जैसे नहीं बनाएगा। और स्टेम सेल कैन आल्सो प्रोड्यूस टू स्टेम सेल और मोर कमिटेड सेल। जो स्टेम सेल्स होते हैं वो दो स्टेम सेल्स और ज़्यादा कमिटेड सेल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह स्टेम सेल के बाद जो प्रोसेस है वो मैग्नीफाई होता जाएगा, ठीक है। इफ़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टेम सेल्स divide to produce two committed cells and the longevity of that lineage become limited। कहता है कि अगर एक मतलब फॉर एग्जांपल एक मखसूस तादाद है स्टम सेल्स की, वो सिर्फ डिवाइड होकर दो कमिटेड सेल बना दे और स्टम सेल्स ना बनाए, ठीक है। असूलन तो एक कमिटेड सेल और एक स्टम सेल बनता है, अगर डिवाइड होकर दोनों ही कमिटेड सेल बना देगा तो एक स्टम सेल का लॉस हो जाएगा, और अगर ऐसे चलता रहे तो स्टम सेल की जो लॉन्गिविटी भी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके स्टम सेल्स ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, ख़त्म। स्टेम सेल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ऑल टिश्यू, आप तमाम टिश्यू में देख सकते हैं, मैंशन अबाउ जो आगे बताए गए हैं, जैसे स्किन है, ब्लड है, इनमें। बट दे आर मोस्टली रेडली स्टडीड इन द ब्लड सेल डेवलपमेंट, इन्हें सबसे ज़्यादा ब्लड सेल डेवलपमेंट में पढ़ा गया है। और ब्लड सेल फॉर्मेशन इन एडल्ट जो उनसे होती है वो किस में होती है, बोन मैरो में, स्प्लिन में, एंड आल्सो अक्कर इन लीवर, अगर फीटल फॉर्म की बात करें तो लीवर में भी होती है। द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इन स्टम्स दैट स्टम सेल्स डिसेंडेंट इंटरडिपेंड ऑन मस्कुलर मिलियू इन विच इट फाइंड इट सेल्फ। कहता है जो पाथ है डेवलपमेंट का कि स्टम सेल ने क्या बनाना है, कि वो रेड ब्लड सेल बनाएगा, वाइट ब्लड सेल बनाएगा, ये डिपेंड करता है उस मालिक्यूलर मैसेंजर के ऊपर जो कि उसे दिया जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल एरिथ्रोपोइटन आपकी किडनी से पैदा हो रहा है और एरिथ्रोपोइटन रेड ब्लड सेल की कमी से पैदा होता है, तो आपका स्टम सेल जो है वो डिवाइड होकर ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाएगा। और अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है उसके नतीजे में हिस्टामीन या कुछ इंटरल्यूकिन्स पैदा हो रहे हैं तो आपके स्टम सेल डिवाइड होकर वाइट ब्लड सेल्स बनाएंगे।
This cell become apparent when experimental evidence show that red blood cell, erythrocyte, white blood cell, granulocyte, neutrophils, platelets and lymphocyte share a common precursor। कहता है कि ये बाद में एविडेंट हो गया कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से कि रेड ब्लड सेल का, वाइट ब्लड सेल का, लिम्फोसाइट का कॉमन इंसेस्टर है, ठीक है, प्रिकॉसर है। और इस प्रिकॉसर को प्लूरिपोटेंशियल स्टेम सेल्स, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। जो प्लूरिपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं ये हेमेंजियोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बने हैं एंड गिव राइज टू बोथ एंजियोब्लास्ट एंड वेस्कुलर सिस्टम एंड प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो उनसे हैं, ठीक है, उन्हें बनाते हैं। लिम्फाइड सिस्टम भी ये बनाते हैं। मतलब आपकी जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म थी उसमें जो हेमेंजियोब्लास्ट स्टेम सेल थे वही डिवाइड हुए हैं। उन्होंने एंजियोब्लास्ट बनाया जिन्होंने वेस्कुलर सिस्टम बनाया और उन्होंने प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बनाया जिन्होंने ब्लड और लिम्फाइड सिस्टम क्या करना है, बनाना है। जो प्लूरिपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं इज़ वन ऑफ द आवर बॉडीज़ मोस्ट इंप्रेसिव सेल। ये सबसे इंप्रेसिव सेल हैं, ये बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट सेल हैं। इट विल इमर्ज एरिथ्रोसाइट, इससे एरिथ्रोसाइट बनेंगे, इससे न्यूट्रोफिल्स बनेंगे, इससे बेसोफिल बनेंगे, इससे सिनोफिल्स बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, मस्ट सेल बनेंगे, मोनोसाइट, गर्स, ये कि सारी तरह के सेल यानी कि मैक्रोफेज, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, टी एंड बी लिम्फोसाइट, ये सारे के सारे प्लूरिपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनेंगे। एंड प्लूरिपोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो उनसे हैं उनके कई कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बनेंगी, ठीक है। जैसे कॉलोनी फार्मिंग यूनिट है किसकी, माइलॉइड की, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट है किसकी, लिम्फाइड की। अब कॉलोनी फार्मिंग यूनिट को CFU लिखेंगे, M फॉर माइलॉइड एंड L फॉर लिम्फाइड। और इनके ऊपर रिसेप्टर होंगे जिन्हें CD34 रिसेप्टर कहा जाएगा। वाज डिस्कवर फ्रॉम इरेडिएशन ऑफ बोन मैरो, ये बोन मैरो की रेडिएशन से हमने रिसेप्टर वगैरह डिस्कवर किए हैं। एंड विच कंटेन द ब्लड सेल फार्मिंग, जो कि ब्लड सेल फार्मिंग सेल्स को अपने पास रखते हैं। वाज इंजेक्टेड इनटू माइस, अगर इन्हें हम निकाल के मतलब एक माउस को लें, उसके बोन मैरो को रेडिएट कर दें और इन सेलों को निकाल के माउस के बोन मैरो में लगा दें तो उसके अंदर वो ब्लड सेल्स बनने लग पड़ेंगे। मतलब जिसमें अगर फ़र्ज़ करें निकाल बोन मैरो रेडिएट किया हुआ है या वैसे ब्लड सेल बनाने की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर ये ब्लड फार्मिंग सेल जाएंगे और ब्लड सेल्स क्या होंगे, बनने लग पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, उस डायग्राम में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से दो तरह की यूनिट बन रही है। एक यूनिट है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट माइलॉइड एंड लिम्फाइड, ठीक है। इसको ये जो से ना ये ग्रोथ फैक्टर मिल रहे हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 2 है, इंटरल्यूकिन 7 है, इंटरल्यूकिन 11 है और SDF, ठीक है, सेल डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है, स्टेम सेल डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है और FLT, ठीक है, लिगेंट हैं, ये सारे इसे मिलेंगे। फिर इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 7 और SCF कॉलोनी फार्मिंग यूनिट फैक्टर्स मिलेंगे। तो नतीजे में ये सेल्फ रीनिंग स्टेम सेल डिवाइड हो जाएंगे, अपने जैसे स्टेम सेल भी बनाएंगे और नतीजे में प्रो बी लिम्फोसाइट, प्रो बी सेल्स की कॉलोनी बना देंगे और प्रो टी सेल्स की। फिर प्रो बी सेल्स आगे फर्दर डिवाइड तब होंगे जब उन्हें इंटरल्यूकिन 7, SCF1, ठीक है, SDF1 और FLT3 लिगेंट मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रो बी लिम्फोसाइट बनाएंगे, बी सेल जो कि लेट होंगे, मतलब सेकंड स्टेज होगी। फिर प्री बी सेल्स बनाएंगे, फिर बी सेल्स बनाएंगे और फिर बी सेल्स को जब किसी किस्म की एंटीजन मिलेगी तो वो प्लाज्मा सेल बनाएंगे जिससे एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी और मेमोरी सेल भी। इस तरह टी लिम्फोसाइट है, उन्हें जब ये सारे फैक्टर मिलेंगे, इंटरल्यूकिन 7, SCF कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, TNF, ठीक है, अल्फ़ा, FLT3 लिगेंट मिलेंगे, ये प्री टी सेल में तब्दील होंगे और इन्हें फिर जब इंटरल्यूकिन 7 और TGF, ठीक है, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे बीटा 1 तो ये इमेच्योर टी लिम्फोसाइट में यानी कि थाइमोसाइट में तब्दील होंगे और ये आपके थाइमस ग्लैंड में चले जाएंगे। वहाँ पर मेजर हिस्टोकम्पैटिबल क्लास 1 या मेजर हिस्टोकम्पैटिबल क्लास 2 मिलेगी, उसके मुताबिक ये किस में तब्दील होंगे, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में या हेल्पर टी सेल में। इसी तरह अगर दूसरी तरफ बात करें माइलॉइड प्रिकॉसर सेल हैं, ऊपर वो क्या कहते हैं लिम्फाइड थे, अब ये माइलॉइड हैं, ठीक है। माइलॉइड प्रिकॉसर सेल को अगर इंटरल्यूकिन कॉलोनी फार्मिंग फैक्टर क्या कहते हैं स्टर्म कॉलोनी फार्मिंग फैक्टर मिलेंगे, इंटरल्यूकिन 3 या इंटरल्यूकिन 9 मिलेंगे तो ये बेसिक कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट में तब्दील होंगे, एरिथ्रोब्लास्ट में। और फिर जब इन्हें इंटरल्यूकिन 3 और CSF मिलेगा तो ये कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ई में तब्दील हो जाएंगे। और जब इन्हें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मिलेगा तो ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, मज़ीद एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मिलेगा तो ये एरिथ्रोब्लास्ट और फिर तब्दील होंगे रेटिकुलोसाइट में और इससे तब्दील हो जाएंगे रेड ब्लड सेल में। जैसे ये रेटिकुलोसाइट में तब्दील होंगे ब्लड वेसल में आएंगे और साथ ही रेड ब्लड सेल में तब्दील हो जाएंगे। फिर उसके बाद बेसिक फार्मिंग यूनिट जो सी है बेसोफिल फार्मिंग यूनिट है मेगा कैरियोसाइट की, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट बनेगी मेगा कैरियोसाइट की और इन्हें ये ग्रोथ ग्रैन्यूलो
क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट माइलॉइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मिलेगी, कॉलोनी ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे, इंटरल्यूकिन 3 मिलेगा और टीपीओ, ठीक है, मिलेगा, जिसके नतीजे में ये इमेच्योर मेगा कैरियोसाइट में तब्दील होंगे। इमेच्योर मेगा कैरियोसाइट से मेच्योर मेगा कैरियोसाइट और मेच्योर मेगा कैरियोसाइट टूट कर प्लेटलेट्स में तब्दील हो जाएंगे। तो बेटा इस तरह सारों का ये साथ बीच में लिखा हुआ है और सारे जितने भी ग्रोथ फैक्टर हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। तो आप इसे पढ़ के ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन और उन पर अफेक्ट होने वाले ग्रोथ फैक्टर हैं उनकी डिटेल सारी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ए जी एंटीजन को शो कर रहा है, ई पी और इथ्रोपोइटिन को, जी एस एफ यानी कि ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, जी एम एफ यानी कि ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, आई एल इंटरल्यूकिन, एल आई एफ ल्यूकेमिया इनहिबिटिंग फैक्टर और एम सी एस एफ मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है और एम एच सी मेजर हिस्टोकम्पैटिबल क्लास टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप 1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स टाइप 2, एस सी एफ स्टर्म सेल फैक्टर हैं, एस टी एफ स्टोमल ड्राइव फैक्टर हैं और टी एन एफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं और टी पी ओ थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटन है जो कि टी लिम्फोसाइट्स वगैरह को बनवाते हैं या थ्रोम्बोपोइटिन सॉरी प्लेटलेट्स को बनवाते हैं। ये सारे फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं और इस डायग्राम से आपको ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो बेटा यहाँ तक आपकी मतलब लेटरल प्लेट मेसोडर्म से जो हार्ट के सेल्स, जो ब्लड वेसल्स मतलब हार्ट बनता है, ब्लड वेसल बनता है और ब्लड सेल्स बनते हैं, उनकी ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है इस लेक्चर में। ठीक है, आप इसमें से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई एरर हो, मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि मैं ये चाहूँगा कि आप ना इस चैनल को आगे शेयर भी करें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और साथ ही मतलब इसको लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों की और हेल्प हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।